नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटवन डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, क्लास 9th। बेटा सभी को पता है पृथ्वी मुक्त रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और यह बल कहलाता है गुरुत्वबल। तो गुरुत्वबल हमारे पास था, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है गुरुत्वबल कहलाता है। आज का हमारा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण और पहला टॉपिक हमारे पास बेटा गुरुत्वाकर्षण बल। पहला टॉपिक क्या बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है देखते हैं बेटा। तो बेटा ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ का कण, ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ, जो प्रत्येक पदार्थ है कणों से मिलकर बना है बेटा। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ के कण एक दूसरे कण को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे कण को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं बेटा? इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ का, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है बेटा, ठीक है, पदार्थ का प्रत्येक कण, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पदार्थ का, ठीक है बेटा, पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को द्रव्यमान के कारण, किसके कारण बेटा? द्रव्यमान के कारण, पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को द्रव्यमान के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है बेटा। ब्रह्मांड में स्थित पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को द्रव्यमान के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो न्यूटन ने की थी, ये आप बेटा शॉर्ट वीडियो में देख चुके हैं। मैं आपको रिपीट करता हूं, दोबारा ध्यान दीजिए। सन 1665 में जब न्यूटन 23 वर्ष के थे तो कैम्ब्रिज विद्यालय में पढ़ते थे। तो कैम्ब्रिज विद्यालय में जब 23 साल की उम्र में वो पढ़ते थे तो वहां पर प्लेग बीमारी के कारण, एक बीमारी है बेटा प्लेग, उसके फैलने के कारण अनिश्चित काल के लिए स्कूल कॉलेजों को, विद्यालयों को बंद कर दिया गया। जैसा अभी बेटा आपके सामने कोरोना काल आया तो आपने भी देखा होगा, कोरोना काल में स्कूल विद्यालय सभी को बंद कर दिया गया था। तो ऐसे बेटा उस दौरान प्लेग बीमारी के कारण जो कॉलेज थे, विद्यालय थे, सभी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। तो न्यूटन निराश होकर अपने घर वापस आ गए। तो घर जब वापस आए तो एक दिन वो अपने बगीचे में टहल रहे थे। तो बगीचे में टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरता है। जब वो सेब टूटकर जमीन पर गिरता है, पृथ्वी पर गिरा, तो उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि यह सीधा पृथ्वी पर क्यों गिरा? यह हवा में नहीं रहा, ऊपर की तरफ नहीं गया, ठीक है, क्योंकि वो तो फ्री है बेटा, मुक्त था, तो वो जमीन पर ही क्यों गिरा? उन्होंने बहुत सारी वस्तुओं को उसी वक्त उछालकर देखा और निष्कर्ष प्राप्त किया कि सभी वस्तुएं जो उन्होंने हवा में उछाली थी सब वापस पृथ्वी पर आकर गिर गई। तो उन्होंने निष्कर्ष दिया कि पृथ्वी मुक्त रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी मुक्त रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। उस वक्त बेटा जब जिस दौरान की ये बात है, तब यह नियम प्रतिपादित हो चुका था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब यह नियम प्रतिपादित हो चुका था, उन्हें इस बात का ज्ञान था। तो उन्होंने फिर एक बल दिया, उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। उन्होंने एक नियम दिया गुरुत्वाकर्षण बल का और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ, जो पदार्थ है बेटा, पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को द्रव्यमान के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है और इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
इसके बाद आता है बेटा हमारे पास में अभिकेंद्र बल। इसके बाद आता है बेटा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल होता क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए, किस पर बेटा, वृत्तीय पथ पर। ये वृत्तीय पथ है बेटा, इस वृत्तीय पथ पर ये आपके पास बेटा ये विवेग से गति कर रही है, ये आपका क्या है बेटा, ये केंद्र है। तो इसने क्या कहा था बेटा, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए प्रत्येक कण पर सदैव एक बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए प्रत्येक कण पर सदैव एक बल कार्य करता है और इस बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की तरफ होती है और इस बल को नाम दिया गया अभिकेंद्र बल। और वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए यह बल आवश्यक है और दिशा के परिवर्तन के कारण जो वेग है वो निरंतर बदलता रहता है, इसलिए कण की जो गति है वो त्वरित गति है। कौन सी गति है बेटा, त्वरित गति है। तो अभिकेंद्र बल की परिभाषा क्या बनती है बेटा, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए प्रत्येक कण पर वृत्तीय पथ पर गति करते हुए प्रत्येक कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं बेटा, अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है बेटा, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए प्रत्येक कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है और इस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। बिना अभिकेंद्र बल के आप वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकते। और जो वृत्तीय पथ पर जब हम गति करते हैं, जो कण गति करता है तो उसकी जो गति है, जो वेग है, वो निरंतर बदलता रहता है। किसके कारण, दिशा में परिवर्तन होने के कारण, दिशा में परिवर्तन होने के कारण वेग निरंतर बदलता रहता है, इसलिए यह जो गति होती है यह त्वरित गति होती है। ठीक है बेटा, और इस जो त्वरित गति होती है और इस त्वरण को कहते हैं हम अभिकेंद्र त्वरण। क्या कहते हैं बेटा, अभिकेंद्र त्वरण। एक हमारे पास बल होता है अपकेंद्र बल, जैसे इसकी दिशा केंद्र की तरफ है, उसकी दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होती है। कहां होती है बेटा, बाहर की तरफ होती है और उसे कहते हैं हम अपकेंद्र बल। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा ग्रह। ठीक है बेटा, ग्रह क्या होते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित दीर्घ वृत्ताकार सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं या चक्कर लगाते हैं। परिक्रमण करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, ग्रह कहलाते। ठीक है बेटा, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के परितः या सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम अगर बात करें बेटा तो हमारे पास जो ग्रह हैं वो 8 हैं। कितने ग्रह बेटा, 8, जिसमें नंबर 1 हमारे पास है बेटा बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण, नंबर 8 वरुण। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के परितः सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह की जो संख्या है वो हमारे पास 8 है। नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र,
नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण, नंबर 8 वरुण। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास में उपग्रह। वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर, ग्रहों के चारों ओर अपनी, ग्रहों के चारों ओर अपनी निश्चित, ग्रहों के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? उपग्रह कहलाते हैं। जो उपग्रह है बेटा वो भी हमारे पास में दो टाइप से होते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक उपग्रह, और नंबर 2 पे हम कह सकते हैं कृत्रिम, या फिर नाम दे सकते हो आप इन्हें मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है बेटा। क्या होते हैं उपग्रह? वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के, ठीक है बेटा, किसके? ग्रह के। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। और वे आकाशीय पिंड जो अपनी निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रह। और जो आकाशीय पिंड ग्रह के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहते हैं उपग्रह। ठीक है बेटा। उपग्रह हमारे पास दो हैं बेटा, नंबर 1 प्राकृतिक उपग्रह और नंबर 2 कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह। अगर हम प्राकृतिक उपग्रह की बात करें बेटा, तो जैसे हमारे पास पृथ्वी का, किसका बेटा? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ऐसे हमारे पास बेटा कृत्रिम या मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, वो हमारे पास है मानव निर्मित उपग्रह। इसके बाद आता है बेटा, जब हमने अभी पढ़ा था ग्रह को, तो ग्रह में हमने पढ़ा था कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये दीर्घवृत्त होता क्या है बेटा? जो दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। किसका बेटा? दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसके किन्हीं भी, ठीक है, दो निश्चित बिंदुओं से, जिसके किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का जो योग है वो सदैव क्या होता है? अचर रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम बात करें बेटा, ये हमारे पास दीर्घवृत्त है, हमने माना बेटा ए, ये हमारे पास क्या है बेटा? एक ग्रह चक्कर लगा रहा है बेटा। अब ये ए से होते हैं किस पर? बी, और फिर यहाँ सी से लेकर किस पे आ गया बेटा? डी पर। तो ये हमारे पास में केपलर ने एक नियम दिया था, क्षेत्रफलों का नियम। ठीक है बेटा, मतलब क्षेत्रीय जो चाल है वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है। क्षेत्रीय चाल क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। यानी कि जो ग्रह को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, ये इसके केंद्र पर क्या बेटा? सूर्य, सूर्य को मिलाने वाली, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली ये है काल्पनिक रेखा। ठीक है बेटा, तो वो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो जो ए से बी तक का क्षेत्रफल हुआ है वही सी से कहां तक का होगा? डी तक का क्षेत्रफल होगा। लेकिन हम यहाँ जो बात करने वाले थे, हमें सिर्फ आपको इतना बताना था, जो दीर्घवृत्त होता है उसके केंद्र पर तो सूर्य स्थित होता है, फोकस पर कौन होता है? सूर्य स्थित होता है। और वो जो दो निश्चित बिंदु होते हैं उन्हें हम नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि। सूर्य कहां स्थित होता है? दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थित होता है। और वो जो दो निश्चित बिंदु जिनकी से दूरियों का जो सदैव योग है वो क्या होता है? अचर होता है, कांस्टेंट होता है, उसे कहते हैं हम नाभि। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहा था बेटा न्यूटन ने? गुरुत्वाकर्षण नियम में जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। ये कहता है, ठीक है बेटा, ब्रह्मांड में स्थित, किसमें बेटा? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। क्या पढ़ने वाले बेटा? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल,
ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, हमारे पास है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बेटा, हमने माना कि हमारे पास m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। m1 m2 द्रव्यमान के क्या है बेटा, दो पिंड है, और इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है बेटा, r। इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, r है। ठीक है, m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है बेटा, माना m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड, माना m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए, F अनुक्रमानुपाती m1 m2, समीकरण 1, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने, ये कैसा है बेटा, ये वहीं से था है बेटा, नियम से क्या कहा था, गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे r²। ठीक है बेटा, जब इस साइन को हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते थे, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट g m1 m2 बटे r², m1 m2 बटे r²। ठीक है बेटा, जहां g क्या है बेटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक है,
अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां से आप कह सकते हो जी का मात्रक। तो जी का मात्रक बनाइए बेटा। हमने क्या पढ़ा बेटा, F बराबर है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहां से जी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, F गुना आर स्क्वायर। ये डिवाइड में इधर आ गया और ये आ गया आपका कहां बेटा, मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, जी का मात्रक, जी का मात्रक। तो मात्रक क्या बना बेटा, बल, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, आर दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जो डिवाइड में उसके लिए प्रति, m1 द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम की मल्टीप्लाई होगी किलोग्राम स्क्वायर। तो हमारे पास बेटा जी का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आंकिक मान, आंकिक मान, जी का आंकिक मान कितना होता है बेटा, जी का आंकिक मान है 6.67, 6.67 गुना 10 की घात -11 और मात्रक लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बेटा, जी क्या है हमारा, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जी का मात्रक निकालना बेटा, हमारे पास फॉर्मूला बनाता है F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए बेटा, जी का, तो आर स्क्वायर हमारा डिवाइड में, इधर पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ गया, m1 m2 दोनों मल्टीप्लाई में तो कहां गए बेटा, डिवाइड में। तो जी का मान आ गया F गुना आर स्क्वायर बटे m1 m2। तो जी का मात्रक बनाएंगे तो इधर के मात्रक लिखेंगे बेटा, F बल का मात्रक न्यूटन, R दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, R की 2 घात तो मीटर की भी घात 2, m1 है बेटा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम और m2 ये भी द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम और किलोग्राम दोनों की मल्टीप्लाई होकर बन गया किलोग्राम का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आंकिक मान क्या होता है बेटा, जी का, कैपिटल जी का आंकिक मान होता है 6.67 गुना 10 की घात -11 और मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखिए बेटा, इसके बाद आता है हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा। नियतांक की परिभाषा। ठीक है बेटा, जी की परिभाषा बनानी है, ध्यान दीजिए कैसे बनेगी बेटा परिभाषा। हमने क्या पढ़ा बेटा, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहां से हमें जी की परिभाषा बनानी है, तो हमने क्या करा बेटा, माना m1 और m2 दोनों द्रव्यमान कैसे बराबर हैं, और ये कितना बेटा 1 किलोग्राम, और दूरी r हमने कितना ले लिया 1 मीटर। तो हमारे पास कितना आ गया, F बराबर जी m1 का मान 1, m2 का मान 1 बटे 1 का स्क्वायर 1। तो जी के साथ गुना में बेटा, तो F बराबर क्या बना हमारे पास बेटा, जी। F बराबर क्या बना बेटा, जी। ठीक है बेटा, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है जो एकांक द्रव्यमान के पिंडों को एक दूसरे से 1 मीटर दूरी रखने पर लगता है। एक दूसरे से कितनी दूरी बेटा, 1 मीटर दूरी रखने पर लगता है। ठीक है बेटा, फिर ध्यान दीजिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं बेटा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमें गुरुत्वाकर्षण जो हमारे पास में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम था वहीं तो मिला था बेटा। तो वहां हमारे पास आया था F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। हमने माना m1 m2 द्रव्यमान जो दोनों हमारे पास है वो 1 किलोग्राम के, दोनों पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर है। तो हमने जब इसमें m1 m2 और r की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आ गया F बराबर जी, F बराबर जी। तो हमारी परिभाषा क्या बनती है बेटा, सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है। जी किसके बराबर था बेटा? एफ के तो बराबर है, लेकिन किस शर्त पर? जब m1 m2 क्या थे दोनों 1 किलोग्राम। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों को एकांक दूरी पर रखने पर कार्य करता है। ठीक है बेटा, एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों को एकांक दूरी पर, ठीक है, रखने पर कार्य करता है। ठीक है बेटा, यहां है बेटा आपका द्रव्यमान। ठीक है बेटा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है, परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों को एकांक दूरी पर रखने पर कार्य करता है। ठीक है बेटा, आज के लिए हमारे पास टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको नमस्कार,